सो हेलो गाइस, वी आर स्टार्टिंग आर न्यू चैप्टर विच इज़ एटम्स। अगर मैं बात करूँ एटम को, तो एटम को मैं दो पार्ट में आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले पढ़ाऊंगी एटॉमिक मॉडल्स, फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में। ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले हमारे पास आए डोल्टन्स। डोल्टन्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि जो भी मेरे इस धरती पर मैटर है वो बने हैं, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो मेरे पास क्या है, एटम। तो एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। जितने भी मैटर, जितनी भी चीज़ें हैं, उन्होंने साथ में सेकंड स्टेटमेंट में अपने ये भी बोल दिया कि एटम एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं फर्दर ऑन डिवाइड ही नहीं कर सकती। मतलब एक ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब जिसको फर्दर ऑन डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। ये स्मॉलेस्ट अकरिंग है। बट इनकी स्टेटमेंट को रोंग प्रूफ कर दिया गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विच वर प्रोटॉन्स, विच वर इलेक्ट्रॉन्स एंड विच वर न्यूट्रॉन्स। अब हमें पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाय कैथोड रे, प्रोटॉन्स को हमने करा एनोड रे, और इसको बाय अल्फा पार्टिकल को हमने जोर से हमने बम्बार्ड कराया बेरिलियम की शीट पे। तब हमें पता न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो, मतलब हर एक चीज़ की डिस्कवरी होगी। अब हमें इतना तो पता लग गया कि जो एटम है उसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन भी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन भी है, कहीं ना कहीं प्रोटॉन्स भी है, कि इस एटम के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, हमें इतनी चीज़ तो पता लगी थी। बट ये चीज़ें अरेंज कैसे एक एटम के अंदर, तो उसको एक्सप्लेन करने का जिम्मा लिया हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स ने। किसने लिया? एटॉमिक मॉडल ने। अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक मॉडल के अंदर भी हमें कितने मॉडल डिस्कस करने हैं? हमें 3 मॉडल डिस्कस करने हैं। वन आपका जे थॉमसन का, अनदर आपका रदरफोर्ड का, और लास्ट आपका किसका? लास्ट आपका बोहर्स का। और जो बोहर्स का मॉडल होगा वही हमें थोड़ा सक्सेसफुल बताएगा। उसी के बेस पे हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। आई होप सो आपको चैप्टर पता लग गया होगा कि हम इसको कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अगर मैं बात करूँ तो जे थॉमसन ही वो इंसान थे जिन्होंने हमें बताया था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और जो जे थॉमसन थे ना, उन्होंने हमें कहा कि एक एटम के अंदर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज जो होता है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जे थॉमसन क्या कह रहे हैं कि एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो कैसे इम्बेडेड है, जस्ट लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन का जैसे जैसे रेड रेड पार्ट होता है और जैसे जैसे बीज उसमें इम्बेडेड होते हैं उसके सीड, वैसे ही एटम है। इन्होंने ये तो बता दिया कि एटम एज अ होल न्यूट्रल है, कि जितना अमाउंट उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। बट ये नहीं बता पाए थे कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट होने चाहिए, तो अट्रैक्ट होने चाहिए थे। ये इतना स्टेबल कैसे है, मतलब दे कुडंट एक्सप्लेन, मतलब वो ही कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को ही नहीं बता पाए थे, इसलिए इनका मॉडल क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट मॉडल मेरे पास आया रदरफोर्ड का। अब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। रदरफोर्ड ने हमारे पास क्या लिया, रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल लिया और ऐसी इतनी थिन, इतनी मेलिएबल गोल्ड फाइल ली कि उसके अंदर सिर्फ एक ही गोल्ड का एटम आ सका। अब उन्होंने क्या किया, एक लेड के बॉक्स के अंदर मेरे पास अल्फा पार्टिकल को रखा। अल्फा पार्टिकल को रखा, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल को उन्होंने जब आगे गोल्ड की फाइल पे बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल बीन लाइक हीलियम 2 पॉजिटिव। इसके ऊपर कितना चार्ज था, +2e का था, ये भी पॉजिटिवली चार्ज। हमें अभी मैं न्यूक्लियस का चार्ज भी हमें पता है +ZE का होता है। तो इन्होंने देखा मोस्ट, अभी इनके ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सीधे पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुए, सीधे पास हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए बाय स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। बट उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल थे जिन्होंने तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, मतलब वो 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गए, हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक आ गए। अब इनसे इन्हें ये पता लग गया कि जो एटम है ना,
वो पूरी तरह से खाली है, और उसके अंदर जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल मेरे पास रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं वहीं पे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, कंसनट्रेटेड है। और इन यहाँ से हमें ये पता लगे कि जो पॉजिटिवली चार्ज कंसनट्रेटेड मतलब अगर एटम एक ग्राउंड है तो उसके अंदर क्रिकेट की बॉल न्यूक्लियस है, मतलब वो 10⁻⁻15 मीटर की 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का है आपका न्यूक्लियस, इतना छोटा है एज कम्पेयर टू एटम। अब हमें इतना तो पता लग गया कि जो हमारे पास एटम के अंदर न्यूक्लियस था, मतलब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो हमारे पास अच्छे से कर ही दी थी, इन्होंने हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो अच्छे से कर ही दी थी। तो अब यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आती है कि अगर ये मेरे पास एटम है, एटम के अंदर मेरे पास न्यूक्लियस है, अब अगर मैं अल्फा पार्टिकल डालूंगी तो जो पूरे एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया वो हमारे पास कुछ गया और अपनी उसने पाथ को ही रिट्रेस कर दिया, मतलब उसकी डिफ्लेक्शन कितने की थी, 180 डिग्री थी। मोस्ट ऑफ दी तो पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड, कुछ स्कैटर्ड हुए, कुछ डेविएट हुए। अब जिसका जिसका ये इम्पैक्ट पैरामीटर जितना बड़ा उसकी डेविएशन हमारे पास उतने ही ज़्यादा, देखो स्कैटर्ड हुए उतने ही ज़्यादा स्कैटर्ड हुए, है ना, उतने ज़्यादा हमारे पास डेविएट हुए। अब बट हमारे लिए तो केस ये था कि कोई अल्फा पार्टिकल आया, वो कुछ पास में गया और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, मतलब अगर वो इससे ज़्यादा और पास में आता ना तो रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा हो जाती, मतलब यहाँ पे उसकी इतनी रिपल्सिव फोर्सेस थी कि वो बैक ही हो गया। और जो ये डिस्टेंस था कि ये कितना क्लोज जा पाया अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस के पास, ये इसका क्या है, ये इसका हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, डी से। मतलब हमारे पास हमने कोई अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर +2e का चार्ज था, जब मैंने उसको फेंका उसके अंदर कुछ वेलोसिटी थी, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के 2e हमारे पास, और न्यूक्लियस का चार्ज ZE अपाई डी, तो डी मेरे पास क्या हो गया 2kZe²/ke। अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अगर काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv² रखिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। डन, इतनी सी बात समझ आ गई। बट रदरफोर्ड ने ये भी बता दिया, अब इन्होंने ये भी बता दिया कि ऐसे हमारे पास एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है छोटे से एरिया में, और जिनका इन्होंने नाम रख दिया न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है, इन्होंने इतनी सी बात कही, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे रिवॉल्व करते हैं, क्या है कुछ है। तो मैक्सवेल आए, मैक्सवेल कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इनसे एनर्जी डिसिपेट होगी, एक टाइम आएगा कि रिवॉल्व करते 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 न्यूक्लियस के अंदर चल जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस भी ना पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज, ये तो अट्रैक्ट करेंगे, पर ये इसको नहीं बता पाए, फिर इनका मॉडल भी डिस्कार्ड हो गया। अब हमारे पास जो थर्ड मॉडल आया दैट वाज बोहर्स का मॉडल। उससे पहले रदरफोर्ड के हमारे पास मेन फॉर्मूलाज क्या थे, distance of closest approach which was 2kZe² by kinetic energy of alpha particle। impact parameter का फॉर्मूला वैसे मैंने आपको बताया नहीं, बट impact parameter का फॉर्मूला आपने जस्ट आप ये याद रखोगे कि कोट हमारे पास θ/2 है, और अगर मैं बात करूँ कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल थे जो डेविएट नहीं करे सीधे चले गए, वो sin की पावर 4 θ/2 है। डन, इसका मतलब बहुत ही कम, ये बताना चाहता है कि बहुत ही कम ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्ट हो पाए बाय लार्जर एंगल, बल्कि ज़्यादातर अनडिफ्लेक्टेड ही चले गए। मतलब यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि मेरा एटम ज़्यादातर खाली ही है, और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कंसनट्रेटेड है, सिर्फ सेंटर जिससे हमने न्यूक्लियस बोलते हैं। अब हमारे पास आगे बोहर। अब बोहर का तो यही काम था कि उन्हें हमारे पास क्या करना था, उन्हें ओवरकम करनी थी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड का क्या क्वेश्चन, ये तो बोल दे कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, बट वो ये नहीं बता पा रहा कि एनर्जी डिसिपेट होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों हो रहा है, स्पाइरल पाथ फॉलो करते न्यूक्लियस में, तो क्यों नहीं चले जा रहे। तो रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा यस, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटर में रिवॉल्व कर रहे हैं, बट वो सर्टन स्टेबल ऑर्बिटल में कर रहे हैं, जिसकी एक क्या है, जिसकी एनर्जी हमारे पास सेम एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब एनर्जी क्या है, सेम है, मतलब वो विदाउट रेडिएटिंग इमिटिंग कोई एनर्जी को इमिटेट नहीं कर रही हैं, मतलब एक सर्टन स्टेबल ऑर्बिटल में ही रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मैंने उस ऑर्बिटल से उसको दूसरे ऑर्बिटल में जंप करवाना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट होगी, बट वो इसमें रिवॉल्व कर सकता है स्टेबली। दूसरा पोस्टुलेट था, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो जो उसका मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, एल है, दैट इज mvr, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है क्वांटाइज, दैट इज n h
बाय 2 पाई। एन क्या है, उसका नंबर ऑफ शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एन कुड बी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उनकी मैथमेटिकल एनालिसिस उन्होंने करी कि मैथमेटिकल एनालिसिस ने क्या करी, तो मैथमेटिकल एनालिसिस में बात करूँ तो उन्होंने हमारे पास सिंपल से ये क्या करी, उन्होंने बोला कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके अराउंड मेरे पास मान लो मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो आर है, तो इसके ऊपर इनके अंदर कोई अब हमारे पास कोलम्बिक फोर्सेज होगी, अट्रैक्शन की होगी बेसिकली, तो वो क्या हो जाएगी कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 की जगह मैं क्या भर दूँ, Q1 की जगह मैं भर दूँ आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज ZE। अब इसका चार्ज भर दूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से रेडियस भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो आपको एज इट इज़ यहाँ से इस फॉर्मूले से के जेड ई बाई आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर, यहाँ से आप आर वी सब निकाल सकते हो। आपको एज इट इज़ ये याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है कि हमारे पास जो आर होता है वो होता है एन स्क्वायर बाई जेड, जहाँ पे आर नोट भी आता है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.529 एमस्ट्रॉन्ग, जहाँ पे मेरे पास क्या आता है वी में भी हमारे पास वी नोट आता है। मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगी इसकी, आप पहले एक बार सुनो ध्यान से। वी नोट जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 क्या होती है 2.2 इंटू 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइम में हमारे पास क्या आता है, टाइम पीरियड में मेरे पास क्या आ रहा है, टाइम पीरियड में मेरे पास आ रहा है टाइम पीरियड का 2 पाई आर, वाई में वी, तो मैंने ऊपर रेडियस नीचे वेलोसिटी, तो ये एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर आ गया। और जो एनर्जी होगी यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ई नोट की वैल्यू आएगी डेट इज -13.6 आती है, डेट इज जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये तो 3 याद ही रखने हैं कि रन टू, ये र न टूज व ज न, ये इज्जत दो एनर्जी क्या होगी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास 3 टाइप की एनर्जी होती है, वन इज योर टोटल एनर्जी, अनदर वन इज योर काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है नेगेटिव है। अगर आपको इनका रिलेशन एज इट इज़ याद रखना है तो आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है x 2x x और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बीइंग नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। तो हमारे पास जैसे के जेड ई स्क्वायर बाई आर, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 माइनस के जेड ई बाई 2 से 2 नहीं होगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और के जेड ई स्क्वायर बाई 2x हमारे पास हो गया, डन इतनी बात। तो ऐसे मैं यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी निकाल सकती हूँ, टाइम पीरियड का इन्वर्स कर दिया। मैं यहाँ से करंट निकाल सकती हूँ, क्यू बाई टी करंट होता है। यहाँ से मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकती हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालती हूँ। हाँ ये याद रखना गायरो मैग्नेटिक रेशियो जो मेरे पास क्या होता है डैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन में एल, एल क्या हो गया उसका एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू आपको याद रखना है, डेट वाज क्यू बाई 2m, क्या होता है क्यू बाई 2m, क्यू बाई 2m, एम बाई एल गायरो मैग्नेटिक रेशियो डेट इज इक्वल टू क्यू बाई 2m, क्यू बाई 2m, क्यू बाई 2m, डन इतनी सी बात डन। तो हमने यहाँ से हमने क्या किया, जो मेरा फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का वो लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे विच वाज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जहाँ पे मैं आपको वेरियस लाइन बताऊंगी, मैं आपको वेरियस थिंग्स बताऊंगी, वेरियस इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगी जो पेपर में डायरेक्ट आने के चांसेस है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट विच वाज हमारे पास सेकंड पार्ट मेरे पास क्या होगा, सेकंड पार्ट है मेरे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का, डन। सेकंड पार्ट मेरे पास है, सेकंड पार्ट है मेरे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का, डन। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बात करूं तो अगर हाइड्रोजन मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, जो बोहर का मॉडल है वो एप्लीकेबल है टू ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये सेम है मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड मेरे पास उसका फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, अगर मैं इसको एज इट इज ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। आसान नहीं हो गया अगर आप एनर्जी याद रखोगे कि पहले शेल की होती है -30/6, उसी फॉर्मेशन का है ए दो ना दो इंटू मेरे पास क्या होता है 13.6 टोटल एनर्जी है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है। अगर सेम मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होती तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, काइनेटिक एनर्जी होती तो साइन चेंज करके क्या कर देते प्लस कर देते। अब यहीं पे z की भी 1 कर दो, n की भी 1 कर दो, मेरे पास आ गया -13.6। यहाँ पे z तो 1 है, n की वैल्यू कर दो 2, 2 का 4, तो मेरे पास आएगा -3.4, 1.5 और 0.85 मेरे पास हो जाएगी। मतलब आप देख लो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं मेरे पास टोटल एनर्जी बढ़ रही है। देखो नेगेटिव में वैल्यू छोटी होने का मतलब एनर्जी बढ़ना ही होता है ना, मतलब ऊपर जा रहे हैं टोटल एनर्जी बढ़ रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बट हमारे पास काइनेटिक घट रही है। बट अगर मैं देखूँ ऊपर जा रही है एनर्जी बढ़ रही है, बट ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास गैप है 1 2 2 3 वो तो कम हो रहा है, बट अगर इमिशन के लिए गैप तो बढ़ ही रहा है ना,
डन, इतनी सी बात समझ आ गई। तो ये वाला क्या है, ये यहाँ मेरे पास ई मिनिमम है क्योंकि ऊपर जाते जाते एनर्जी बढ़ रही है। तो ई मिनिमम, तो ई मेरे पास क्या होता है, ई मेरे पास होता है एच सी बाय लैम्डा, मतलब लैम्डा मैक्सिमम है, और ऊपर ई मैक्स है तो लैम्डा मेरे पास क्या है, लैम्डा मेरे पास क्या है, मिनिमम। डन। अब यहीं से हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज आई, जहाँ पे अगर कोई भी ऊपर से हमारे पास अगर n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, अगर n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है तो वो मेरे पास होती है लाइमन सीरीज, n इज इक्वल टू 1 में आना। सेकंड में आ रहा है बाल्मर सीरीज, थर्ड में आ रहा है पास्चन, फोर्थ में आ रहा है ब्रैकेट, फिफ्थ में आ रहा है पी फंड। अगर मैं बात करूँ लाइमन कहाँ लाई करे, यूवी में। अगर मैं बात करूँ ब्रैकेट कहाँ लाई करती है, ब्रैकेट लाई करती है विजिबल में। बाकी पास्चन ब्रैकेट पी फंड कहाँ कर रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन में लाई कर रही है। अगर मैं बात करूँ कि अगर फर्स्ट लाइन हम किसे बोलते हैं, जब एन हमारे पास एन से हमारे पास एन, अगर मेरे पास फर्स्ट लाइन कब होती है, लास्ट लाइन होती है जब आपके पास इन्फिनिटी से आ रहा है, वो लास्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन कब होगी, फर्स्ट लाइन होगी आपकी अगर इसके अपर वाले से आ रहा है, मतलब एन इज इक्वल टू 1 हमारे पास तो फाइनल था, पर 2 से आ रहा है तो 2 से 1 में आ रहा है तो वो फर्स्ट लाइन आ गया, और अगर लास्ट से आ रहा है तो वो मेरे पास लास्ट लाइन होगी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एंड दैट वाज आपका क्या हो जाएगा कि 1/λ हमारे पास, ये 1/λ मेरे पास क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर, 1 एन फाइनल का स्क्वायर माइनस में एन इनिशियल का स्क्वायर। अगर आप इमिशन स्पेक्ट्रा के लिए देख रहे हो, अगर आप एब्जॉर्प्शन के लिए देख रहे हो तो एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन, को इतना फर्क नहीं है। यहाँ से हमने लैम्डा वेवलेंथ निकाल लिया तो मेरे को पता है 1/r ही आएगा, तो अब 1/r की याद कर लो, डेट इज 912 एमस्ट्रॉन्ग। कितने होंगे, लाइनर, और 1/λ हम कहते हैं वेव नंबर है, 1/λ हमारे पास क्या है, वेव नंबर है। तो इसी की हेल्प से हमने क्या किया, इसी की हेल्प से हमने लैम्डा निकाल ली, कि हम लैम्डा निकाल सकते हैं कि अच्छा n इज इक्वल टू 2 से 1 में आ रहा है तो लैम्डा क्या होगा, 3 से 1 में आ रहा है तो लैम्डा क्या होगा, 4 से 1 में आ रहा है तो हमारे पास लैम्डा क्या होगा। तो हमने ये सारे लैम्डा की निकाल ली। डन। तो एक मैं आपको निकाल के भी बता देती हूँ। मान लो आपके पास गिवन है कि कोई इलेक्ट्रॉन था, वो कहाँ था, n इज इक्वल टू 2 पे था, n इज इक्वल टू 2 पे था। अब वो इमिशन हो रहा है, इमिट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, विजिबल रीजन में हो रहा है, विजिबल रीजन में हो रहा है, या फिर मान लो आपको बोल दे कि वो लाइमन में हो रहा है, लाइमन में मतलब वो क्या बोलेगा, यूवी में हो रहा है। अगर वो यूवी में हो रहा है मतलब फाइनली वो कहाँ पे जा रहा है, n इज इक्वल टू 1। अगर बाल्मर में होता तो n इज इक्वल टू, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया क्योंकि फिर वो n 3 से 2 में आता, 2 से 2 में कोई आ सकता है, नहीं ना आ सकता। तो हमारे पास अब मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, फॉर्मूला मेरे पास क्या है, फॉर्मूला मेरे पास है कि 1/λ मेरे पास किसके, r इज इक्वल टू जेड, क्या जेड तो 1 है क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का 1 होता है ना, जेड का स्क्वायर 1। फाइनली वो 1 में आया, इनिशियली किस में था, इनिशियल था 2 2 का 4 आ गया, एलसीएम लिया, 4 एज इट इज आ गया हमारे पास, यहाँ पे 4 - 1 3, और यहाँ पे हमारे पास r आ गया, तो 1/λ मेरे पास क्या आ गया, 3r/4, पर मुझे लैम्डा चाहिए तो वो मेरे पास आ गया 4/3r। इन्वर्स कर दिया, ठीक है। लास्ट लाइन कब होगा, जब इन्फिनिटी से 1 में आया, ठीक है। तो लास्ट मेंबर को, लास्ट लाइन को क्या मैं एनर्जी मैक्स बोल सकती हूँ, अभी आपको ऊपर से आया कि एनर्जी मैक्स है, लास्ट लाइन से आ रहा है, और इसको मैं एनर्जी मिन और लैम्डा मैक्स बोल सकती हूँ, मैं अभी आपको यहाँ पे समझा के आई। तो ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो आपने पढ़ना है, डेट वाज स्पेक्ट्रल लाइंस। मैंने बोला अगर कोई भी इमिट हो रहा है, अगर कोई भी ऊपर से आ रहा है, तो वो अगर मान लो n इज इक्वल टू किसी भी ऑर्बिटल से 5 से अगर 1 में आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो ये सीधा भी आ सकता है, सीधा 5 से 1 आ जाए, पहले 5 से 4 जाए, फिर 4 से 3 जाए, फिर 3 से 2 जाए, फिर 2 से 1 आए, या सीधा 5 से 2 आ जाए, फिर 2 से 1 आ जाए, मतलब वो कैसे भी आ सकता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रा के लिए स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1/2। अब ये n क्या है, n डिफरेंस है बिटवीन n2 माइनस n1। मैं निकाल के बताती हूँ, n2 मेरे पास क्या था, 5 - 1 कितना हुआ, 4, अब 4 × 4+1 5/2, 4 5 का 20/2 10। तो इस केस में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन होगी, 10। बट अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब तो अपने हायर वैल्यू में जा सकता है, अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की वैल्यू आ गई तो n2 - n1, मतलब वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, मान लो अगर 1 से 2 में जा रहा है, 2 - 1 तो एक स्पेक्ट्रल लाइन है। अगर मेरे पास मान लो वो 1 से 5 में जा रहा है तो 5 - 1 तो उसकी 4 स्पेक्ट्रल लाइन्स है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए हो गया, इमिशन जनरली पूछा जाता है तो आपने इमिशन याद रखना है। इसी के साथ आपका तो एटम चैप्टर इज डन नाउ। So like, subscribe and share. Bye bye.